नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने लगभग आपको 1 से लेकर 40 तक सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ बेहतरीन इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ टफ लेवल के सवालों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, 41वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है। यानी कि जो समानता है, समानता का मतलब होता है स्टूडेंट्स इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के सिद्धांत का अनुपालन कहां पर होता है, आपको बताना है कि जो इक्वलिटी के सिद्धांत है इसको कहां पर हम फॉलो करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपकी सामान्य शिक्षा, ऑप्शन सेकंड है आपकी विशेष शिक्षा, ऑप्शन थर्ड है समावेशी शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ है प्रारंभिक शिक्षा। तो ऐसा स्टूडेंट्स कौन सी शिक्षा है जिसमें समानता के सिद्धांत का अनुपालन होता है, यानी कि जिसके अंतर्गत समानता के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। तो आप ऐसी कौन सी शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला ऑप्शन कहता है सामान्य शिक्षा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य शिक्षा है, यानी कि सामान्य शिक्षा में सिर्फ सामान्य बच्चे ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे। यानी कि इसमें जो विशिष्ट बच्चे, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे दृष्टिबाधित हो गए या फिर श्रवण बाधित हो गए या वाक दोष से रिलेटेड, तो वो बच्चे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन कहता है स्टूडेंट्स विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अब स्पेशल बच्चे में हर तरीके के बच्चे आ सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल बच्चे को छोड़कर। अब इसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे एक्स्ट्रा एबिलिटीज के साथ आते हैं, जैसे आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं, ठीक। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लेस एबिलिटी, यानी किसी के पास कुछ योग्यता की कमी होती है, जैसे कोई दृष्टि बाधित होता है तो कोई श्रवण बाधित होता है, या फिर बाक दोष से रिलेटेड होते हैं, या फिर पैर से या हाथ से दिव्यांग बालक होते हैं। तो उनको हम विशेष बच्चों के अंतर्गत रखते हैं, स्पेशल चाइल्ड उनको हम कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया उसको विशेष शिक्षा कहते हैं। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स उन बच्चों के लिए जो स्पेशल होते हैं, ठीक। तो ये भी नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन आपका बनता है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कि जो आपका एजुकेशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई। तो आपको पता है स्टार्टिंग जो है एजुकेशन की कहाँ से हुई, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो है प्रत्येक बच्चे को तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और दूसरी बात यह है कि इसमें तो जाति के आधार पर भी बच्चों को बांटा गया था। जो क्षत्रिय होते थे उनके लिए अलग उम्र, जो आपके वैश्य होते हैं उनके लिए अलग उम्र, और जो आपके ब्राह्मण होते हैं उनके लिए अलग उम्र। लेकिन जो शूद्र होते हैं उनके लिए तो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था, ठीक। तो यहाँ पर तो बात सामान्य या फिर आप विशेष की भी नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। और बचा हुआ ऑप्शन आपका है स्टूडेंट समावेशी शिक्षा। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आप समावेशी शिक्षा टॉपिक को अभी अभी पढ़कर आए हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आपको ऑप्शन देखते साथ ही आपको लग रहा होगा कि ये सारे समावेशी शिक्षा ही इसके राइट आंसर होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स, आप 1 मिनट के लिए सोचिए, जब आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और 20 टॉपिक में से आपसे पूछे जाएंगे, तो किसी टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी से 3 पूछे जाएंगे, किसी से 1 पूछे जाएंगे। तो हो सकता है कि आपके समावेशी शिक्षा से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएं। आप कौन से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो जब सभी टॉपिक आपके मिक्सअप होंगे और उसमें 1 या 2 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से रिलेटेड पूछे जाएंगे, तो जरूरी ये नहीं है कि सभी क्वेश्चनों का आंसर समावेशी शिक्षा ही होगा। तो इसीलिए आपको जो है, ये भी आप समावेशी शिक्षा टॉपिक को कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर ये लग रहा होगा कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो समावेशी शिक्षा है, लेकिन आपको जो है अपने विचार के आधार पर क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंचना है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी खास बात है स्टूडेंट्स कि अगर आपने समावेशी शिक्षा के कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, स्टडी किया है, प्रॉपर नोट्स बनाए, तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट पर बताया था कि जो समावेशी शिक्षा है वो समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। तो अगर आपने कंटेंट को देखा तब भी आप इसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात, समावेशी शिक्षा में आपको पता है कि नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों
दोनों ही प्रकार के बालक एक साथ एक ही शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए समावेशी शिक्षा में जो है सामान्य प्लस विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालकों में समानता या फिर इक्वलिटी के भाव को व्यक्त किया जाता है, इक्वलिटी के भाव को देखा जाता है। तो इसलिए भी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका समावेशी शिक्षा होता है। आई होप आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 42 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 42 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स की समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेशी शिक्षा नीति कब बनी। देखिए समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो समावेशी शिक्षा नीति है वो कब बनी है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 1986 में, ऑप्शन सेकंड कहता है 2005 में, ऑप्शन थर्ड कहता है 2006 में और ऑप्शन फोर्थ कहता है 2009 में। तो स्टूडेंट्स ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका एक ही राइट ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं ताकि इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन कंप्लीट हो पाए। ठीक, तो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेशी शिक्षा नीति कब बनी, यदि आप समावेशी शिक्षा नीति कब बनी इस बात से परिचित हैं तभी आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। और ये आप तभी बता पाएंगे जब आप कंटेंट को बहुत अच्छे से देखेंगे। जिन्होंने भी कंटेंट को देखा होगा वो तुरंत ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली लगा चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो समावेशी शिक्षा बनी है भारत में वो बनी है 2006 में, यानी 2006 में समावेशी शिक्षा नीति बनी है। लेकिन इसको लागू किया गया RTE एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। और RTE एक्ट 2009 आपको पता है कि भारत में कब स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ आपके 1 अप्रैल 2010 को। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात हो रही है कि समावेशी शिक्षा नीति बनी कब है, तो बनी आपकी 2006 में, लेकिन लागू कब हुई है, तो लागू हुई है 1 अप्रैल 2010 को। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 43 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 43 क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान में डैश शिक्षा लाभदायक होती है। यानी कि देखिए विशिष्ट बालकों की समस्या, जो स्पेशल बच्चे होते हैं आपके, उन बच्चों की जो समस्या है उस समस्या को यदि आप समझना चाहते हैं और उनका समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक शिक्षा लाभदायक होगी। यानी कि एक शिक्षा आपको हेल्प कर सकती है अगर आप स्पेशल बच्चों की समस्या को समझना चाहते हैं और उनका समाधान भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कौन सी शिक्षा लाभदायक हो सकती है आपके लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है विशिष्ट, ऑप्शन सेकंड कहता है एकीकृत, ऑप्शन थर्ड कहता है प्रारंभिक और ऑप्शन फोर्थ कहता है समावेशी। तो स्टूडेंट देखिए विशिष्ट बालकों की समस्या को समझने एवं समाधान करने के लिए सिर्फ आप विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो विशिष्ट बालक होते हैं जब वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो अपने समाज के और बाकी बच्चे जो सामान्य हैं वो दूसरे विद्यालय में जाते हैं और ये अपने दूसरे विद्यालय में आते हैं। तो इससे बच्चों में हीन भावना जागृत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी मान लीजिए 20 बच्चे किसी सोसाइटी में है और उसमें 19 बच्चे सामान्य, एक बच्चा जो है दिव्यांग है और उसके लिए आप किसी एक दिव्यांग जो विशिष्ट स्कूल सिस्टम है उसमें आप उस बच्चे को भेज रहे हैं, विशिष्ट स्कूल में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर उस बच्चे को लगेगा कि बाकी बच्चे तो सब एक ही जगह जा रहे हैं और मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे अलग हूँ या शायद मेरे अंदर ये वाली प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दूसरे स्कूल में पढ़ सकता हूँ, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसको समझने में, समाधान में ये प्रॉब्लम हो सकती है उस बच्चे को। तो इसीलिए विशिष्ट जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है इसको बदला गया और फिर इसको बदलकर जो है एकीकृत बनाया गया। लेकिन इसमें भी क्या था स्टूडेंट्स कि इसमें भी ना तो आपके क्लासरूम सेम थे और ना ही टीचर सेम थे, मतलब स्कूल तो एक था एकीकृत एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, बट इसमें क्लासरूम और जो टीचर थे वो अलग अलग होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर भी बच्चों में हीन भावना जागृत होने लगी, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और प्रारंभिक शिक्षा में तो पूरी तरीके से जो है भेदभाव किया ही जाता था। तो कहीं ना कहीं जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी यदि आप प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं और उनका आप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक ही शिक्षा प्रणाली आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, लाभदायक हो सकती है, और वो है समावेशी शिक्षा। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत यही बताया जाता है कि आपके सामने विशिष्ट बालक भी होंगे और सामान्य बालक भी होंगे, लेकिन आप उन विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों में कौन विशिष्ट है, उसे किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की जानकारी आपके पास हो और उसके आधार पर आप उसका समाधान करें, ये सबसे बेटर होता है। तो इसलिए इस बात को आपको जानना ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपको कौन सी एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आपको हेल्प करती है, तो वो करती है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपके समावेशी शिक्षा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आपसे क्या कहता है।
तो 44th क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि कौन सी शिक्षा अधिकतम लाभ के लिए उपयुक्त होती है। देखिए अधिकतम लाभ के लिए कौन सी शिक्षा उपयुक्त होती है जिसमें सामान्य, अक्षम तथा विशिष्ट बच्चों को लाभ मिलता है। देखिए एक तो सामान्य बच्चे होते हैं यानी नॉर्मल, एक अक्षम बच्चे होते हैं यानी कि जो मान लीजिए किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं यानी कमजोर होते हैं, एक विशिष्ट बच्चे होते हैं। विशिष्ट बच्चे के अंतर्गत सभी बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा एबिलिटीज हो या फिर लेस एबिलिटीज हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों को लाभ मिलता है, तो ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें सबसे अधिकतम लाभ मिलता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन सेकंड कहता है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन थर्ड कहता है समावेशी शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में जो है वो सामान्य और विशिष्ट बच्चों को लाभ मिलता है, अक्षम बच्चों को लाभ मिलता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर तो जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते थे, तो यहाँ पर सामान्य और विशिष्ट की तो बात ही नहीं करेंगे। दूसरा है आपका एकीकृत। एकीकृत में क्या है कि सामान्य और विशिष्ट वाले एक ही विद्यालय में जाते थे, बट उनके क्लासरूम या फिर उनके जो क्लास टीचर है वो अलग अलग होते थे, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और जब फर्स्ट और सेकेंड नहीं है और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में सामान्य प्लस विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बच्चे एक साथ एक ही टीचर से एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उनमें समानता के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, उसमें भाईचारा, सहभागिता, इस प्रकार के गुणों को विकसित किया जाता है। तो इसीलिए ये शिक्षा अधिकतम लाभ प्रदान कर सकती है आपके एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपके समावेशी शिक्षा। और स्टूडेंट्स ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके यूपी टेट सी टेट में होने के बावजूद भी आपको सुपर टेट में दिया गया है, ताकि आपके व्यवहार में इस तरीके के चेंजेस एग्जामिनर देखना चाहते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि आचार्य राममूर्ति कमेटी द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन कार्यक्रम में विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान शिक्षा की दिशा में किसका पहल रहा है। देखिए आचार्य राममूर्ति कमेटी यानी कि एक राममूर्ति कमेटी है आचार्य की, उसमें जो क्रियान्वयन कार्यक्रम किया गया वो किन के लिए किया गया, विकलांगों के लिए, यानी कि जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान शिक्षा की दिशा में एक पहल किया गया। तो उस पहल का नाम आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि जो विकलांग बच्चे हैं यानी जो दिव्यांग बालक है उनकी शिक्षा से रिलेटेड यानी कि उनकी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल किया गया, जिसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाने के लिए एक राममूर्ति कमेटी के नाम से कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष राममूर्ति जी थे। तो इसलिए इस कमेटी का नाम है आचार्य राममूर्ति कमेटी रखा गया। तो इसके अंतर्गत जो इन्होंने कमेटी बनाई उसका मेन उद्देश्य था जो कार्यक्रम है उसका क्रियान्वयन करना। तो इसके लिए उन्होंने कौन सी शिक्षा की दिशा में कौन सी शिक्षा का प्रावधान पर पहल किया। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पहल किया गया, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 पर पहल किया गया, या फिर एनसीएफ 2005 में किया गया, या फिर उपयुक्त सभी अब आपको बताने हैं। कि विकलांग बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान किया गया इसके लिए एक पहल की गई कि विकलांग बच्चे को भी एजुकेशन प्राप्त होने चाहिए। तो इसके लिए जो विकलांग बच्चों के लिए जो कार्यान्वयन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो वो आचार्य राममूर्ति कमेटी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लेकिन ये किस शिक्षा की किस दिशा में पहल रहा है इसके बारे में आपको बताना है, मतलब कौन से कंडीशन में इस बारे में बातचीत की गई। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बातचीत की गई, या 1992 में बातचीत की गई, या फिर एनसीएफ 2005 में की गई, या फिर उपयुक्त सभी में। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, तो इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन आप इजीली दे पाएंगे, क्योंकि मैंने कंटेंट वाले पोर्शंस में बता रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आचार्य राममूर्ति कमेटी द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन कार्यक्रमों में जो दिव्यांग बालक होते हैं इनकी शिक्षा के प्रावधान के लिए शिक्षा की दिशा में एक पहल किया गया। तो इसके बारे में जो जिक्र किया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है। आई होप आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, और अगर आप नहीं पहुंच पाए तो आप पहले कंटेंट वाले पोर्शंस को देख लीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी होने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 46 क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किस शिक्षण व्यवस्था में असमर्थ बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक, तो किस शिक्षण व्यवस्था यानी कि आपको ऐसी कौन सी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें जो असमर्थ बालक होते हैं यानी कि जो बालक कोई क्रिया को सही ढंग से नहीं कर पाते उन बालकों में प्यार, दयालुता, समायोजन,
सहायता, भाईचारा जैसे जो सामाजिक गुण होते हैं इनका विकास होता है। तो ये कौन सी शिक्षा के अंतर्गत, कौन सी शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है उच्च शिक्षा, ऑप्शन सेकंड है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन थर्ड है समावेशी शिक्षा और ऑप्शन फोर्थ है एकीकृत शिक्षा। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो एक शिक्षण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो असमर्थ बालक होते हैं उनके प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता और भाईचारा जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है, वो होते हैं आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। क्योंकि उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी ये सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन नहीं किया गया और ना ही प्रारंभिक शिक्षा में ऐसे कुछ किया जाता है और ना ही एकीकृत शिक्षा में, क्योंकि एकीकृत शिक्षा में जो विशिष्ट बालक होते हैं और जो सामान्य बालक होते हैं वो अलग अलग बैठते हैं। तो पहली बात तो जो असमर्थ बालक है उसमें प्यार, दयालुता, समायोजन यानी एडजस्टमेंट, हेल्प करना, भाईचारा, इस प्रकार के गुण आप किसी भी शिक्षा में नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत देखते हैं। और आपको ये भी पता है कि वर्तमान समय में जिस शिक्षा के अंतर्गत हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या फिर प्रदान करते हैं एज अ टीचर, तो वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम यानी समावेशी शिक्षा प्रणाली है। इसलिए आपको इस टॉपिक को दिया गया स्पेशली ताकि आप इससे परिचित रहें और आप जो भी गतिविधियाँ एक नॉर्मल पर्सन करता है, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ कर जाएंगे तो आप बाकी बच्चों के साथ इस प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे। यही मानसिकता है आपके एग्जामिनर की, आपके आयोग की, इसीलिए आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट कि शिक्षण प्रणाली है, यानी कि जो वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है वो कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है विशिष्ट शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन सेकंड कहता है एकीकृत शिक्षण प्रणाली, ऑप्शन थर्ड कहता है समावेशी शिक्षण प्रणाली और ऑप्शन फोर्थ कहता है उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से देखा होगा तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है यानी कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम बना उसका नाम है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि सामान्य बच्चों के लिए एक एजुकेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया जिसमें सिर्फ सामान्य बच्चे ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बना आपका स्पेशल एजुकेशन सिस्टम जिसमें सिर्फ स्पेशल बच्चे ही एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो विशिष्ट बालकों के लिए था। और तीसरे नंबर पर बना आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, यानी कि स्टूडेंट्स एकीकृत एजुकेशन सिस्टम जिसके अंतर्गत नॉर्मल प्लस स्पेशल दोनों ही प्रकार के बालक जो है वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें स्कूल तो दोनों के सेम ही थे बट क्लासरूम अलग अलग थे। ठीक, तो ये एजुकेशन सिस्टम भी था। लेकिन इसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के बाद आपका चौथा बना इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, जिसमें इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम में जो कंडीशन था कि स्पेशल बच्चों के लिए अलग क्लासरूम है और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग क्लासरूम है, उस प्रावधान को हटाया गया और सभी बच्चों के लिए एक ही क्लासरूम कर दिया गया। ठीक, और एजुकेशन में जो है कोई भेदभाव या फिर कोई विरोधाभास वाली भावना विकसित नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन सभी के लिए इक्वली है। इस प्रकार की गतिविधियों का समावेश किया गया और ये किया गया सभी आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो इसीलिए वर्तमान में जो शिक्षण प्रणाली है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, इसमें विशिष्ट शिक्षण प्रणाली तो है नहीं और ना ही एकीकृत शिक्षण प्रणाली है। और जब ये ए और बी नहीं हो सकता तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, तो बचा हुआ ऑप्शन है समावेशी शिक्षा प्रणाली या समावेशी शिक्षण प्रणाली। तो वर्तमान समय में जो शिक्षण प्रणाली है वो आपकी है समावेशी शिक्षण प्रणाली। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका समावेशी शिक्षण प्रणाली। आई होप आप क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाए होंगे और इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 48 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। कथन है, देखिए शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, ये कथन किसका है ये आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अब्दुल कलाम जी का, ऑप्शन सेकंड कहता है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन थर्ड कहता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स की शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है आत्मा, शरीर और मन या फिर मस्तिष्क, इसको कहते हैं सर्वांगीण। ठीक, सर्वांगीण के अंतर्गत ये नहीं है कि आप सिर्फ बच्चे को जो है उसका मेंटल डेवलपमेंट करें, यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास करें, उसके मस्तिष्क के साथ साथ उसके शरीर का भी विकास करें और उसकी आत्मा, यानी कि आत्मा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं
जैसे कि उस बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया, उस बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तरीके से जो भी डेवलपमेंट आते हैं वो उसकी आत्मा के अंतर्गत आते हैं, और शरीर का मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट। जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी उसके बाकी सभी डेवलपमेंट हो पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षक के रूप में आपका ये एक शिक्षक के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आप बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। तो इसके अंतर्गत मतलब एजुकेशंस के बारे में कथन दिया गया है कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। और ये कथन किसका है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस तरीके के कथन से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से देखा होगा तो अब तक आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। और अगर नहीं देखा है तो आप कंटेंट को पहले अच्छे से देखिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं रुकेगा। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि शिक्षा वह यानी कि शिक्षा के बारे में जो कथन दिया गया है वो आपने बीएड या फिर डीएलएड की किताबों में बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा वह है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। यह कथन जो है वो महात्मा गांधी जी का है। तो स्टूडेंट्स ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आप इनसे परिचित रहेंगे, और इसको आपने बीएड या फिर डीएलएड के दौरान बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा इस पॉइंट्स को, क्योंकि आप एजुकेशन के बारे में वहाँ पर जानकारी ले रहे हैं या आप जानकारी लेते हैं तो एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करना है। तो ये कथन किसका है, महात्मा गांधी जी का है। आई होप आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 49th क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा के प्रकार हैं। देखिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ऑप्शन आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन सेकंड कहता है औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन थर्ड कहता है निरऔपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और ऑप्शन फोर्थ कहता है उपयुक्त सभी। अब आपको बताने कि शिक्षा के प्रकार यानी कि कौन से शिक्षा के प्रकार हैं ये आपको बताने हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास शिक्षा के प्रकार में एक कहा गया है अनौपचारिक शिक्षा, एक कहा गया है औपचारिक शिक्षा, एक आपसे पूछा गया निरऔपचारिक शिक्षा और चौथा आपसे पूछा गया उपयुक्त सभी। अब आपको बताना है कि एजुकेशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को देखा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि एजुकेशंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके फॉर्मल यानी जिसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक, एक होते हैं आपके इनफॉर्मल जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और एक होता है आपका नॉन फॉर्मल यानी कि जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब अनौपचारिक शिक्षा, देखिए औपचारिक शिक्षा का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो फॉर्मल एजुकेशन होते हैं जिनको हम विद्यालय या फिर कॉलेजेस के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक, और जिनको हम घर परिवार में अपने समाज से, सोसाइटी से, देश से, राष्ट्र से जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारे आते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। और एक होता है स्टूडेंट्स कि हम दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करते हैं, मतलब हम डिस्टेंस स्टडी करते हैं बहुत दूर से, जैसे फॉर एग्जांपल NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, या फिर आपका होता है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स NIOS एक तरीके के स्कूल होते हैं जो आप दूर से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी से भी आप दूर से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे एजुकेशन को कहा जाता है निरऔपचारिक शिक्षा। तो ये मैंने आपको शिक्षा के प्रकार के अंतर्गत बता रखे हैं कि एजुकेशन के जो टाइप्स, अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो 3 प्रकार से होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका उपयुक्त सभी। अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड 50वां क्वेश्चन यानी 50वां क्वेश्चन आपसे पूछता है स्टूडेंट्स कि किस शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन सेकंड कहता है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन थर्ड कहता है समावेशी शिक्षा, और ऑप्शन फोर्थ कहता है विशिष्ट शिक्षा। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सी शिक्षा है जिसके अंतर्गत आप ये सब चीज़ें करते हैं। तो देखिए ये सभी चीज़ें समाज के सभी वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यानी कि समानता का जो सिद्धांत है वो फॉलो कौन सी शिक्षा करती है, तो ना ही आपकी एकीकृत शिक्षा, ना ही आपकी समावेशी शिक्षा और ना ही आपकी विशिष्ट शिक्षा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप किसके अंतर्गत करते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरीके से आपके इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं।
और इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, जो भी अभी तक मैंने आपको प्रश्न बताए इस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन अब हो चुके हैं आपके। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और प्लस इस टॉपिक पर बेस्ड मैंने आपको कंटेंट भी कराए हैं। अगर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाकर आप स्टडी करते हैं और प्लस इन प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे वो नए प्रश्न हो या फिर आपके रिपीटेड प्रश्न हो, अगर रिपीटेड प्रश्न एग्जामिनर उठाते हैं तो आपके इन्हीं 50 प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए एग्जामिनर कोई नया प्रश्न भी अपने तरीके से बनाते हैं, तब भी आप उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑप्शनों को कैसे छांटते हैं और समावेशी शिक्षा की क्या मुख्य बातें हैं, वो सभी मैंने आपके साथ बार बार डिस्कशन किए हैं, ताकि आप चीज़ों को ईजी वे में समझ जाएं। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक जो भी मैंने आपको बातें बताए हैं वो सभी आपको क्लियर हो पाए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी मैं आपके सामने बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।